एक 5 साल की छोटी सी लड़की को कैद कर लिया गया था, और जब वह 18 साल की उम्र में रिहा हुई तब तक उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। उसके पिता ने सिर्फ एक पुराना लकड़ी का बॉक्स छोड़ रखा था। जब उसने बॉक्स खोला तो अंदर $50 मिलियन का एक चेक था। एक पब्लिक कंपनी के 49% शेयर थे और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र था। उस पत्र में उसके पिता ने सच बताया कि कैसे उनके अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया था। साथ ही एक तस्वीर भी थी जिसमें कुछ लोग थे, और उन्होंने लिखा था कि वही लोग उनकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। लेकिन इतनी नफरत के बाद भी उसके पिता की आखिरी इच्छा यही थी कि उसकी बेटी उन सबको माफ करके एक सामान्य जिंदगी जिए। पर लड़की ने तस्वीर में उन सभी चेहरों को ध्यान से देखा और बदला लेने की कसम खा ली। उसने अपना नाम बदलकर एमिली रख लिया और समुद्र के किनारे वही पुरानी विला किराए पर ले ली जहां उसके बचपन की यादें जुड़ी थीं। वह इलाका शहर के अमीर लोगों का था। उस विला की मौजूदा मालिक लीडिया थी, और वह उन लोगों में से एक थी जिन्होंने उसके पिता को बर्बाद किया था। एमिली ने चुपके से लीडिया का पीछा किया और एक होटल तक पहुंच गई। वहां उसने देखा कि कॉनराड ग्रेसन भी वहां आ रहा है। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। वह वेट्रेस का भेष बनाकर उनके कमरे में घुस गई। जब दोनों व्यस्त थे, उसने चुपचाप कॉनराड के सूप में कुछ मिला दिया। कुछ ही देर में उसे दिल का दौरा जैसा असर हुआ और वह गिर पड़ा। एम्बुलेंस उसे अस्पताल ले गई और लीडिया डर के मारे दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। दूर खड़ी एमिली यह सब शांति से देख रही थी। फिर वह आगे बढ़ी और बोली, ओह माय गॉड, क्या ये आपके पति हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? लीडिया घबरा गई और बिना कुछ कहे भीड़ में चली गई। जब कॉनराड की पत्नी विक्टोरिया अस्पताल पहुंची तो उसे पता चला कि उसे सिर्फ हल्का फूड पॉइजनिंग हुआ है। लेकिन उसे याद था कि कॉनराड ने कहा था कि वह गोल्फ खेलने जा रहा है। फिर वह होटल के कपड़ों में क्यों था? सच उसे तुरंत समझ आ गया। उसने उसे पकड़कर धीरे से कहा, ऐसा दोबारा मत करना। बाद में एक चैरिटी ऑक्शन में एमिली एक दोस्त की मदद से वहां पहुंच गई और जानबूझकर विक्टोरिया के पास गई। विक्टोरिया ने उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त लीडिया से मिलवाया। एमिली मुस्कुराते हुए बोली, हम कल होटल में मिले थे। उम्मीद है आपके पति अब ठीक हैं। लीडिया के चेहरे पर तनाव देखकर विक्टोरिया सब समझ गई। गुस्से में उसने लीडिया का दिया हुआ महंगा तोहफा वापस कर दिया और सिक्योरिटी को कहकर उसे वहां से निकलवा दिया। उस पल से उनकी कई साल पुरानी दोस्ती खत्म हो गई। अब एमिली का अगला निशाना था डेनियल, विक्टोरिया का बेटा। पुराने कोर्ट के वीडियो के अनुसार विक्टोरिया ही वह महिला थी जिससे उसके पिता सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और वही सबसे पहले उनके खिलाफ गवाही देने वाली बनी। लेकिन एमिली को यह नहीं पता था कि कोई उसकी असली पहचान जान चुका है। एक रात एक आदमी उसके घर में घुस आया। एमिली ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। तभी उसने कहा, मेरा नाम नोलन है। यह सुनकर एमिली रुक गई। उसे याद आया वही आदमी जिसने जेल से निकलने वाले दिन उसकी मदद की थी। एमिली ने पूछा, नोलन, तुम क्या चाहते हो? नोलन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। एमिली ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। नोलन ने चेतावनी दी, अगर तुमने मेरी मदद ठुकरा दी तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता हूं। डेनियल के करीब जाने के लिए एमिली पोलो मैच देखने गई। वहां उसकी मुलाकात बिल से हुई, जो उसके पिता का पुराना दोस्त था। इतने सालों बाद भी बिल उसे पहचान नहीं पाया। एमिली ने इस मौके का फायदा उठाया और उससे बातचीत की। बिल ने उसे अगले दिन डिनर के लिए बुलाया। जाते समय एमिली ने उसका नाम याद किया। बिल भी उन्हीं लोगों में से एक था जिन्होंने उसके पिता को धोखा दिया था। अगले दिन एमिली उसकी कंपनी में एक निवेशक बनकर गई। बिल उसे प्रभावित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन एमिली ने निवेश करने से मना कर दिया। तभी उसे पता चला कि उसकी विला किसी ने खरीद ली है। उसे तुरंत समझ आ गया कि इसके पीछे कौन है। एमिली ने नोलन का सामना किया और उसने मान लिया कि उसने विला खरीदकर उसके नाम कर दी है ताकि वह अपना बदला पूरा कर सके। इसी दौरान बिल ने उन्हें साथ देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। बाद में एमिली ने बिल को एक शेयर टिप दी, ऑलकॉम सेल्यूलर। उसने कहा कि यह शेयर बहुत ऊपर जाने वाला है। अगले दिन खबर आई कि नोलन की कंपनी ने ऑलकॉम के साथ साझेदारी की है। शेयर की कीमत तुरंत बढ़ गई। एमिली ने बिल को फोन करके कहा कि जितना हो सके निवेश करो। बिल लालच में आ गया और अपनी कंपनी का सारा पैसा लगा दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद नोलन का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने कहा कि यह साझेदारी सिर्फ एक गलत खबर थी। तुरंत शेयर गिर गए और बिल का सब कुछ खत्म हो गया। एमिली ने चुपचाप उसके निवेशकों को सच्चाई बता दी और बिल गिरफ्तार हो गया। इसी तरह एमिली एक एक करके उन सभी लोगों को बर्बाद कर रही थी। बाद में घर लौटने पर विक्टोरिया ने अपने सहायक फ्रैंक को बुलाया और आदेश दिया कि जरूरत पड़े तो उस डॉक्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। वह महिला बहुत कुछ जान चुकी थी, खासकर वे राज जो 1 दशक से भी अधिक समय से दबे हुए थे। इसी बीच एमिली अपने घर लौटी तो उसने फिर से नोलन को इंतजार करते पाया, जो उसकी चालाकी की तारीफ कर रहा था। पता चला कि उसने शुरू से ही पूरा प्लान खुद ही तैयार किया था। 1 साल से अधिक समय तक एमिली ने डॉक्टर के क्लिनिक में एक मरीज बनकर खुद को प्रस्तुत किया था। उसने यह पता लगाया कि वह महिला हर थेरेपी सेशन रिकॉर्ड करती थी और अपने ऑफिस में कैमरे छुपाकर रखती थी। एमिली ने अपनी तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करके उन सभी फुटेज की कॉपी बना ली।
और जब उसे पता चला कि वही डॉक्टर विक्टोरिया की टी पार्टी में आने वाली है, तो उसने इवेंट ऑर्गेनाइजर अपने दोस्त की मदद से प्रेजेंटेशन डिस्क बदलवा दी। शक से बचने के लिए उसने वीडियो की शुरुआत अपने खुद के थेरेपी सेशन से की और फिर बाकी सभी रिकॉर्डिंग को एक सीक्रेट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नोलन ने उसका सामना किया। तुमने निर्दोष लोगों को सिर्फ विक्टोरिया से बदला लेने के लिए नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एमिली का इरादा सिर्फ डॉक्टर को निशाना बनाना था। उसे अभी भी यह एहसास नहीं था कि उसके 13 साल की कैद के पीछे असली मास्टरमाइंड खुद विक्टोरिया थी। इसी दौरान एक पुरानी याद वापस उभरती है। विक्टोरिया की आवाज, मैं तुम्हारे लिए एक प्राइवेट क्लिनिक खोलूंगी स्थिर क्लाइंट्स के साथ, लेकिन बदले में उस छोटी लड़की को विशेष देखभाल मिलनी चाहिए। उसी समय विक्टोरिया यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसके इवेंट में किसने गड़बड़ी की। तभी अचानक पुलिस उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। पहले उसे लगा कि उसकी बेटी के साथ कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस ने बताया कि उस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर का अपहरण हो गया है। उसका क्लिनिक तहस नहस कर दिया गया था, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव चोरी हो चुके थे और कई गवाहों ने यह दावा किया कि उन्होंने विक्टोरिया को उसकी जान लेने की धमकी देते सुना था। विक्टोरिया ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उसने सिर्फ गुस्से में ऐसा कहा था और उसका अलिबाई मौजूद है। अगले दिन खबरों में उस अपहरण के लिए इनाम घोषित किया गया। जांचकर्ताओं को शक था कि यह मामला उसी रहस्यमयी वेबसाइट से जुड़ा हो सकता है जिसने पहले थेरेपी वीडियो लीक किए थे। शायद वही समूह इसके पीछे है। जब नोलन और एमिली ने यह सुना तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। हमने यह नहीं किया। इसी बीच एक खाली गोदाम में एक महिला की घबराई हुई चीखें गूंज रही थीं। क्या कोई है बाहर? कृपया मुझे बाहर निकालो, हम बात कर सकते हैं। वह वही मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थी। एक दिन बाद खबर आई कि एक गुमनाम सूचना के आधार पर उसे बचा लिया गया है। लेकिन जब विक्टोरिया ने यह खबर देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वजह डॉक्टर नहीं थी, बल्कि यह था कि वह गोदाम उसके अपने परिवार की संपत्ति निकला। ध्यान भटकाने के लिए विक्टोरिया ने एक चैरिटी गाला आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें एमिली के पिता के पुराने केस से जुड़े पीड़ितों को बुलाया गया। वही केस जिसमें उन पर देशद्रोह का आरोप लगा था और जिसके कारण एक विनाशकारी विमान हादसा हुआ था। सच को उजागर करने के इरादे से एमिली ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और इवेंट का निमंत्रण हासिल कर लिया। जब वह जाने की तैयारी कर रही थी, तभी लीडिया अचानक उसके दरवाजे पर आ पहुंची और अपना पुराना घर वापस लेने की मांग की। एमिली ने ठंडे स्वर में मना कर दिया। लीडिया ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हम सबके पास राज हैं एमिली, और मैं तुम्हारा सच जरूर जानूंगी। उस शाम लीडिया विक्टोरिया की निजी पार्टी में पहुंची और माफी मांगने और मेलजोल की कोशिश की, लेकिन विक्टोरिया उसे माफ नहीं कर पाई। एमिली उसके पास आई और शांत स्वर में बोली, तुम्हें घर वापस नहीं मिलेगा, मैंने तुम्हारा सामान पैक करके भेज दिया है। अपमानित होकर लीडिया वहां से चली गई। अगले दिन विक्टोरिया को पता चला कि उसके पति कॉनराड ने लीडिया को $10 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। गुस्से में उसने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? उसे इतना पैसा क्यों दिया? कॉनराड ने शांत होकर जवाब दिया, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। लीडिया को 15 साल पहले हुए विमान हादसे और उसके बाद के सारे राज पता हैं। अगर उसने सब उजागर कर दिया तो हम खत्म हो जाएंगे। यह 10 मिलियन शांति की कीमत है। विक्टोरिया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात कॉनराड गुस्से और बेचैनी में लीडिया के घर गया। तुम मेरे घर क्यों आई और सब कुछ क्यों उकसाया? उसने पूछा। लीडिया ने कहा कि वह सिर्फ विक्टोरिया से सुलह करना चाहती थी और फिर से उच्च समाज में शामिल होना चाहती थी। फिर उसने चेतावनी दी, अगर तुम कल रात गाला में मेरी मांग नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का सच सबके सामने ला दूंगी। कॉनराड गुस्से में आ गया। उसने लीडिया और विक्टोरिया की फोटो उठाई और उसे जमीन पर फेंक दिया। लेकिन लीडिया ने शांति से फोटो उठाई और अचानक रुक गई। उसने एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और ध्यान से देखा। फोटो के पीछे वेट्रेस के रूप में एमिली दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नोलन ने शेल्फ पर छुपे कैमरे से सब रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन नोलन सीधे एमिली के पास गया। उसने बताया कि लीडिया ने फोटो में उसे पहचान लिया है और इवेंट की एम्प्लॉय लिस्ट भी हासिल कर ली है। एमिली घबराई नहीं। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? नोलन झिझका और फिर स्वीकार किया, मैंने तुम्हारे घर में एक कैमरा छुपाया था, लेकिन कल वह किसी तरह लीडिया के घर पहुंच गया। एमिली तुरंत समझ गई कि क्या हुआ। कैमरा उसके पुराने सामान के साथ लीडिया के पास चला गया होगा। अब उसे हर हाल में वह फोटो वापस चाहिए थी। उसने नोलन को कहा कि वह कैटरिंग कंपनी के डेटाबेस को हैक करके उसकी एम्प्लॉय लिस्ट से उसका नाम हटा दे। कई साल पहले जेल से निकलने के बाद उसने अपने असली नाम से वेट्रेस बनकर खुद को छुपाया था, ताकि उन लोगों के चेहरे देख सके जिन्होंने उसके परिवार को बर्बाद किया था। अगर अब लीडिया को सच पता चल गया तो उसकी पूरी बदले की योजना टूट सकती थी। इसी समय कॉनराड ने विक्टोरिया और उसके सहायक फ्रैंक से मुलाकात की। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसने कहा। इस बार लीडिया पैसे नहीं चाहती, वह सिर्फ चाहती है कि विक्टोरिया उसे फिर से स्वीकार कर ले।
विक्टोरिया ने भौहें चढ़ाईं। उसे शक हुआ कि शायद वही डॉक्टर असली साजिश के पीछे हो सकती है। उसने तुरंत फ्रैंक को लीडिया के घर भेजा ताकि सबूत इकट्ठा किए जा सकें। वहीं वह खुद गाला में रही ताकि स्थिति पर नियंत्रण बनाए रख सके। गाला शुरू हुआ। लीडिया एक खास मेहमान के रूप में वहां पहुंची, आत्मविश्वास और शान के साथ। उसने एमिली के करीब आकर फुसफुसाया, मुझे तुम्हारा सच पता है। उसके जाने के बाद एमिली ने तुरंत नोलन को फोन किया। नोलन ने बताया कि उस इवेंट की एम्प्लॉय लिस्ट की आखिरी कॉपी लीडिया के घर में है। एमिली खुद जाकर उसे लेना चाहती थी, लेकिन तभी डेनियल, विक्टोरिया का बेटा, अचानक वहां पहुंच गया, जो उसकी पूरी योजना का अहम हिस्सा था। मजबूरी में उसने नोलन को भेज दिया। इसी बीच लीडिया स्टेज पर अपने भाषण के लिए आई। नीचे विक्टोरिया और कॉनराड तनाव में बैठे थे, जैसे वह कोई दुश्मन हो। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि लीडिया ने कोई खुलासा नहीं किया। उसने सार्वजनिक रूप से उनकी तारीफ की। गाला के बाद लीडिया विक्टोरिया के पास गई। उम्मीद थी कि सुलह हो जाएगी, लेकिन विक्टोरिया ने उसे अपमानित कर दिया। लीडिया रोते हुए वहां से चली गई। उस रात नोलन चुपके से लीडिया के घर में घुसा। उसने एम्प्लॉय लिस्ट, फोटो और छुपा कैमरा ढूंढ लिया। जैसे ही वह बाहर निकल रहा था, अलार्म बज उठा। घबराकर वह छत पर गया और नीचे एक टैक्सी के पास लीडिया का मृत शरीर पड़ा देखा। डर के मारे वह भाग गया। घर लौटकर उसने फुटेज देखा तो हैरान रह गया। अगली सुबह वह एमिली के पास गया और वीडियो दिखाया। वीडियो में फ्रैंक लीडिया के घर में घुसकर उसकी चीजें खंगालता नजर आ रहा था, और उसे एक सीडी मिली थी जिसमें टी पार्टी का रिकॉर्ड था, और साथ ही एक अखबार भी था जिसमें सेंटर किंग्सली के चुनाव से हटने की खबर थी। सबूत देखकर फ्रैंक को लगा कि लीडिया ही अपहरण की मास्टरमाइंड है, और उससे भी बुरा, उसके कंप्यूटर में एक स्पीच थी जिसमें विक्टोरिया और कॉनराड के सारे पुराने अपराध उजागर थे। घबराकर फ्रैंक ने यह सारी जानकारी विक्टोरिया को दी। विक्टोरिया ने आदेश दिया, सभी सबूत तुरंत मेरे पास लाओ। कुछ ही क्षणों बाद लीडिया घर लौट आई। उसके कुछ समझ पाने से पहले ही फ्रैंक ने उस पर हमला कर दिया। वह चीखी, पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन फ्रैंक उससे कहीं अधिक मजबूत था। लीडिया मदद के लिए ऊपर की ओर भागी और रोते हुए चिल्लाने लगी, लेकिन अंत में वही हुआ जैसा हमने देखा था। जब खतरा खत्म हो गया, फ्रैंक ने राहत की सांस ली और विक्टोरिया को एक संदेश छोड़ दिया, लीडिया ने आत्महत्या कर ली है। फुटेज देखने के बाद नोलन ने कहा, हमें यह पुलिस को दे देना चाहिए। लेकिन एमिली ने सिर हिलाया, अभी यह हमारे काम नहीं आएगा। विक्टोरिया को लगता है कि लीडिया इसके पीछे थी और यही हमारे पक्ष में है, लेकिन इस बदले की योजना को पूरा करने के लिए हमें फ्रैंक को रास्ते से हटाना होगा। यह वीडियो वही करेगा। अगले दिन जब कॉनराड लीडिया के बारे में खबरें देख रहा था, उसे एक अनजान ईमेल मिला जिसमें उसकी हत्या का वीडियो था। वह डर गया। खुद को बचाने के लिए कॉनराड तुरंत फ्रैंक से मिला, उसे एक बड़ा चेक दिया और शहर छोड़ने के लिए एक प्राइवेट जेट की व्यवस्था की। लेकिन फ्रैंक भड़क उठा, मैंने लगभग 20 साल इस परिवार की सेवा की है और अब तुम मुझे सिर्फ एक चेक देकर निकाल रहे हो। मेरे बिना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता जो आज है। वह गुस्से में वहां से चला गया। बाद में कॉनराड घर लौटा तो विक्टोरिया अभी भी फ्रैंक के बारे में चर्चा कर रही थी। उसने चुपचाप उसे हत्या का वीडियो दिखाया। विक्टोरिया डर से कांप उठी और फ्रैंक की बेरहमी देखकर स्तब्ध रह गई। उस रात जब विक्टोरिया सोने की तैयारी कर रही थी, फ्रैंक अचानक उसके घर में घुस आया। वह बेहद आक्रामक था। विक्टोरिया डर गई और पीछे हटते हुए उसे सर्विलांस वीडियो के बारे में बताया। तभी ऊपर से कॉनराड की आवाज सुनकर उसे भागने का मौका मिल गया। यह जानकर कि वीडियो मौजूद है, फ्रैंक सीधे लीडिया के अपार्टमेंट पहुंचा और बिल्डिंग सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने मना कर दिया। अपार्टमेंट पुलिस द्वारा सील किया जा चुका था। फिर फ्रैंक ने सिक्योरिटी कैमरों को देखा और उस रात की फुटेज निकाल ली। जो उसने देखा उससे उसका दिल बैठ गया। उसके जाने के बाद केवल नोलन ही अपार्टमेंट में गया था। अब उसे समझ आ गया कि लीडिया की मौत का वीडियो कहां से आया था। इसी बीच नोलन विक्टोरिया के इंडिपेंडेंस डे गाला में वाइन और खाना एंजॉय कर रहा था। अचानक किसी ने उसकी पीठ पर बंदूक तान दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वह फ्रैंक था। फ्रैंक उसे एक निजी कमरे में घसीट ले गया, उसे मुक्का मारा और सिर पर बंदूक तान दी। तुम्हें यह करने के लिए किसने कहा? नोलन ने कहा, कॉनराड ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन इससे पहले कि फ्रैंक प्रतिक्रिया देता, बाहर से आवाजें आने लगीं। घबराकर वह भाग गया। कुछ ही क्षण बाद एमिली कमरे में आई। नोलन उसके पास दौड़ा और फुसफुसाया, फ्रैंक यहां था। उसे पता चल गया कि मैंने कैमरे लगाए हैं। उन्हें यह एहसास नहीं था कि फ्रैंक अभी भी वहीं था, छायाओं में उन्हें देख रहा था। और अब उसे समझ आ गया कि कॉनराड उसे नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि एमिली ही उसके पीछे थी। अगले दिन फ्रैंक एमिली के घर में घुस गया और जवाब ढूंढने लगा। जैसे ही एमिली लौटी, उसने उसे घेर लिया। तुम कौन हो? तुम्हारे आने के बाद से बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। तुमने अपने जुवेनाइल डिटेंशन का सच क्यों छुपाया? मैं धीरे धीरे सच्चाई पता कर लूंगा। एमिली ने पुलिस को नहीं बुलाया। उसने चुपचाप फर्श के नीचे रखे एक लकड़ी के बॉक्स से छुपा हुआ फोन निकाला और किसी को कॉल किया। दूसरी ओर से जवाब सुनकर वह शांत हो गई। इसी बीच फ्रैंक उस जेल पहुंचा जहां एमिली ने अपनी सजा काटी थी।
अपने एक्स पुलिस बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए उसने वार्डन से उसकी फाइल मांगी, लेकिन वार्डन ने कोर्ट ऑर्डर के बिना मना कर दिया। फ्रैंक के जाने के बाद वार्डन ने कॉल किया। फ्रैंक अभी यहां आया था। फोन के दूसरी तरफ एमिली थी। वार्डन ने चेतावनी दी, फ्रैंक खतरनाक है, सावधान रहना। लेकिन फ्रैंक पहले ही एक कदम आगे था। उसी रात उसने वार्डन के ऑफिस में घुसकर एमिली की फाइल ढूंढ ली। हैरानी की बात यह थी कि उसमें लगी फोटो किसी और महिला की थी। उसने उस डॉक्यूमेंट की फोटो ले ली। फिर पते के आधार पर वह एक बार में पहुंचा जहां उसने उसी फोटो वाली महिला को स्टेज पर नाचते देखा। उसने पैसे देकर उसे एक प्राइवेट कमरे में बुलाया। क्या तुम एमिली हो? महिला ने कहा, मेरा नाम अमांडा है। लेकिन फ्रैंक उसकी झिझक समझ गया। तुम ही असली एमिली हो और वह दूसरी लड़की अमांडा है। महिला चुप हो गई और अंत में मान लिया, हाँ, मैं एमिली हूं। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है अमांडा कहाँ है? फ्रैंक ने फोटो दिखाते हुए कहा, वह ठीक है, एक अरबपति के बेटे के साथ डेट कर रही है। दिलचस्पी बढ़ने पर महिला ने कहा कि वह सब कुछ एक प्राइवेट जगह पर बताना चाहती है। फ्रैंक खुश हो गया। उसे लगा सच्चाई अब उसके हाथ में है। उसने तुरंत विक्टोरिया को कॉल किया। विक्टोरिया, आप सही थीं। एमिली वैसी नहीं है जैसी दिखती है। लेकिन कॉल अचानक कट गया। जब विक्टोरिया ने दोबारा कॉल किया, फ्रैंक अब संपर्क में नहीं था। उसी समय लीडिया, जो 5वीं मंजिल से गिरने के बाद कोमा में थी, होश में आ गई। वह जिंदा थी। और दूसरी जगह फ्रैंक द्वारा ढूंढी गई असली अमांडा एमिली के घर पहुंच गई। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए और फिर गले लग गए। अमांडा ने कहा, फ्रैंक को हमारे आइडेंटिटी स्वैप के बारे में पता चल गया है। सारी बात सुनने के बाद एमिली ने उसे नोलन के घर छुपा दिया। नोलन ने सवाल पूछे, लेकिन एमिली ने चेतावनी दी, जितना कम जानोगे उतना बेहतर है और उसे नजरों से दूर मत होने देना। जल्द ही नोलन ने उसके कोट पर खून के दाग देखे। उसी रात उसे पता चला कि विक्टोरिया का सहायक फ्रैंक अचानक मर गया है। उसका शक उसी महिला पर गया। शुरुआत में उसने इनकार किया, लेकिन जब नोलन ने ब्लड टेस्ट और फ्रैंक के वॉलेट के सबूत दिखाए तो उसके पास कोई जवाब नहीं बचा। एमिली के सामने आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। फ्रैंक ने पहचान का राज जान लिया था। विक्टोरिया को कॉल करने जा रहा था, तभी उस महिला ने उस पर हमला कर दिया, उसे मार डाला और शव को सड़क किनारे फेंक दिया। नोलन को लगा वह गलत पक्ष में खड़ा था, लेकिन एमिली ने शांत रहते हुए फ्रैंक का फोन निकाला और कहा कि इसे तुरंत नष्ट करो, वरना तुम भी फंस जाओगे। फिर उसने उसे फ्लाइट टिकट दिए। अगली सुबह वह महिला फ्रांस चली जाएगी। अब वह अमांडा है और एमिली अपनी असली पहचान बनाए रखेगी। इसी बीच लीडिया विक्टोरिया के घर में ठीक हो रही थी। उसे आंशिक भूलने की बीमारी थी, लेकिन उसे एक फोटो याद आई जिसमें एमिली थी। उसने विक्टोरिया से कहा, एक फोटो है? विक्टोरिया ने फोटो ढूंढी, लेकिन उसमें एमिली नहीं थी। लीडिया उलझन में पड़ गई और खुद पर शक करने लगी। उन्हें मने नहीं पता था कि कुछ दिन पहले नोलन ने एमिली के कहने पर उस फोटो की एक सटीक कॉपी बनाकर असली फोटो बदल दी थी। अमांडा को विदा करते समय एमिली को लगा कि उसने अपने प्लान की सबसे बड़ी लीक बंद कर दी है। लेकिन अमांडा वापस नहीं गई, वह लौट आई। अब अगला निशाना था वह पत्रकार जो बाद में लेखक बना और जिसने एमिली को जेल भिजवाने में भूमिका निभाई थी। पहले वह एक साधारण रिपोर्टर था जिसने न्याय का नाटक करके एमिली का भरोसा जीता और महत्वपूर्ण सबूत चुरा लिए, जिन्हें बाद में विक्टोरिया को बेच दिया। एमिली ने उसे एक फैन बनकर संपर्क किया। नोलन के साथ वह उसके ऑफिस गई और वहां उसे डेविड की टेप्स मिली, वही सामग्री जिससे उसकी किताब बनी थी। उसने अमांडा के साथ एक पब्लिक इंटरव्यू प्लान किया, जबकि एमिली और नोलन छुपकर ईयरपीस के जरिए जवाब दे रहे थे। जब लेखक को सटीक जवाब मिले तो वह चुप हो गया। एमिली ने अमांडा को संकेत दिया कि अब हमला करो। अगले दिन किताब लॉन्च उसकी आखिरी मौका था सच सुधारने का। वह मंच पर सच बोलने का फैसला करता है। लेकिन उसी सुबह विक्टोरिया उससे मिलने पहुंचती है और वह स्वीकार करता है, अमांडा को उसके पिता से जुड़ा सच पता चल गया है। अगर उसने सब उजागर कर दिया तो मेरी पूरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। ऑडियंस में बैठी एमिली ने देखा कि लेखक डर के मारे सच नहीं बता रहा। गुस्से में उसने एक फैसला लिया। उसने नोलन से कहा कि ऑथर को डिनर के लिए इनवाइट करो, और जब फोर्ब्स के टॉप 10 बिलियनियर्स में से कोई इनवाइट करे तो मना करना नामुमकिन होता है। जब वे बाहर थे, एमिली क्वाइटली उसके ऑफिस में घुसी, कैबिनेट तोड़ा, सभी वीडियो टैप्स उठा ली और एक सिगरेट से कमरे में आग लगा दी। जब तक वे वापस आए, पूरा ऑफिस राख बन चुका था। सारे ड्राफ्ट्स और रिकॉर्डिंग्स खत्म हो चुके थे। लेखक टूटकर जमीन पर गिर गया और रोने लगा, जबकि पीछे नोला विजयी मुस्कान के साथ खड़ा था। घर लौटकर एमिली ने अपने पिता की टेप्स दोबारा देखी और एक शॉकिंग सच सामने आया। विक्टोरिया की सबसे छोटी बेटी उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर थी। ग्रेसन फैमिली ने उसके पिता की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। शुरू से ही एमिली की रिवेंज प्लान में डैनियल, जो विक्टोरिया का बड़ा बेटा था, उसे सिड्यूस करना शामिल था। महीनों की प्लानिंग के बाद वह डैनियल की फियांसे बन गई और ग्रेसन इनर सर्कल में घुस गई। अब इस सीक्रेट के साथ वह सोच रही थी कि इसे अपने फायदे के लिए कैसे यूज करे। उस सुबह कॉनराड और डैनियल ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी एक स्ट्रेंजर ने कॉनराड को एक यूएसबी ड्राइव और एक नोट दिया। कुछ ही देर बाद कॉनराड ने अपने लॉयर के साथ डिवोर्स फाइल कर दिया। विक्टोरिया शॉक्ड रह गई। कॉनराड ने एक वीडियो प्ले किया
जिसमें एक आदमी ने विक्टोरिया के साथ अफेयर की बात कबूल की और इशारा दिया कि कॉनराड की बेटी शायद उसकी नहीं है। कॉनराड ने ठंडे अंदाज में कहा, मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, अगर ये सच निकला तो तुम कुछ भी लेकर नहीं जाओगी। उसने सीक्रेटली उनकी बेटी के बाल का एक स्ट्रैंड ले लिया। उधर विक्टोरिया ने अपने लॉयर को डिवोर्स हैंडल करने और वीडियो के सोर्स का पता लगाने को कहा। जो फुटेज था उसे फायर में नष्ट माना गया था। अगर अब वह फिर से सामने आया तो सिर्फ एक ही इंसान इसका जिम्मेदार हो सकता था, अमांडा। विक्टोरिया ने अमांडा को टी के लिए इनवाइट किया और उसके बैकग्राउंड की जांच शुरू कर दी। मीटिंग के दौरान विक्टोरिया को शक हुआ। असली अमांडा को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी, लेकिन यह वुमन बेरीज आराम से खा रही थी। विक्टोरिया ने टेप के बारे में सवाल किया, लेकिन अमांडा ने अनजान बनने की कोशिश की। जितना वह डिनाई कर रही थी, विक्टोरिया उतना ही कन्विंस्ड हो रही थी कि वही गिल्टी है। उस रात विक्टोरिया के एजेंट ने अमांडा के रूम में घुसकर उसके बैग से बाकी टेप्स ढूंढ ली। खतरा बढ़ता देख एमिली ने अमांडा का सामना किया और उसे ग्रासन फैमिली की बेट्रायल के बारे में बताया। डर के मारे अमांडा तुरंत पेरिस भागने का फैसला करती है। उसे जाते हुए देखकर एमिली ने राहत की सांस ली। इसी बीच डीएनए रिजल्ट्स आए। बेटी का कॉनराड से कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। विक्टोरिया हैरान नहीं हुई। उसने क्वाइटली अमांडा द्वारा इस्तेमाल किए गए स्पून को उठाया और एक और डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश दिया, इस बार अपनी डॉटर्स के साथ तुलना करने के लिए। रिजल्ट चौंकाने वाला था। अमांडा का डीएनए परफेक्टली मैच हो गया। विक्टोरिया ने आखिरकार मान लिया कि अमांडा ही उसकी खोई हुई बेटी है। लेकिन यह संभव नहीं था। असली अमांडा तो एमिली थी। डीएनए मैच कैसे हो गया, इसका जवाब जल्द मिला। उसी रात एमिली ब्रिज के नीचे विक्टोरिया के लॉयर से मिली। वही था जिसने डीएनए सैंपल्स को बदलकर एमिली की आइडेंटिटी बचाई थी। वह उस इंसान में से एक था जिस पर एमिली के पिता ने भरोसा किया था और जिसका जिक्र अपनी आखिरी लेटर में किया था। हर कदम एमिली की योजना का हिस्सा था। उसने यूएसबी कॉनराड को भेजी, जिससे ग्रेसन डिवोर्स शुरू हुआ। उसने टेप्स अमांडा के रूम में रखी, विक्टोरिया का शक बढ़ाया और अमांडा को भागने पर मजबूर किया। यह एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने उसके रिवेंज के रास्ते से दो बड़ी थ्रेट्स हटा दी। एमिली को यह नहीं पता था कि एक वीडियो टेप अमांडा के रूम में रह गई थी। अगली सुबह पोर्टर बार ओनर उसे क्लीनिंग करते समय मिला। उसने अमांडा को कॉल करके लौटने को कहा, लेकिन अमांडा ने जवाब नहीं दिया क्योंकि एमिली ने उसका फोन पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। हर कॉल और मैसेज एमिली तक ही पहुंच रहा था। जब एमिली को मिसिंग टेप के बारे में पता चला, उसने नोलन को उसे वापस लाने भेजा। पोर्टर कॉशियस था। नोलन उसे ले नहीं सका, लेकिन उसने लेबल देख लिया, टेप नंबर 14। उस नंबर ने एमिली को हिला दिया। अंदर की कंटेंट उसके पूरे प्लान को रूइन कर सकती थी। नोलन ने मैग्नेटिक इरेजर से डेटा मिटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद पोर्टर ने आकर टेप देखने को कहा। नोलन को लगा कि यह ब्लैंक है, इसलिए उसने दे दिया। हैरानी की बात यह थी कि फुटेज परफेक्टली चल रहा था। इसे देखकर पोर्टर गुस्से में आ गया और सीधे ग्रेसन मैंशन पहुंच गया। उसी रात एमिली और डैनियल की एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी। एडवर्ड ग्रेसन भी मौजूद था। जैसे ही लोग टोस्ट और बातें कर रहे थे, पोर्टर अचानक अंदर घुसा और विक्टोरिया पर आरोप लगाने लगा। उसने कहा कि उसने डेविड से प्यार किया, अमांडा को छोड़ दिया और उसी से एक और बच्चा भी हुआ। उसने प्रूफ के तौर पर वीडियो टेप दिखा दिया। कमरा सन्न रह गया। विक्टोरिया शॉक्ड हो गई। एडवर्ड ने एक्सप्लेनेशन मांगा। डैनियल ने अपनी मां का बचाव करते हुए कहा कि उसे डेविड ने मजबूर किया था। कॉनराड ने विरोध किया और कहा कि यह सच नहीं है। विक्टोरिया ने कॉनराड को चुप रहने की वार्निंग दी। डैनियल ने अपनी मां की रिएक्शन को गलत समझा और कहा कि उसकी बहन को इसमें ड्रैग नहीं करना चाहिए। कॉनराड ने अंत में सच स्वीकार किया कि डेविड ही उस लड़की का असली पिता था। यह सुनकर लड़की टूट गई और रोते हुए बाहर भाग गई। ग्रेसन फैमिली बिखर गई और एमिली मुस्कुरा दी। उसकी प्लान अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन पोर्टर ने उसका काम आसान कर दिया था। एडवर्ड ने कॉनराड को अलग ले जाकर उसे परिवार को शर्मिंदा करने पर फटकार लगाई और उसे उसके पोजीशन से हटा दिया और डैनियल को सक्सेसर घोषित कर दिया। शैडोज में खड़ी विक्टोरिया ने यह सुन लिया और उसके चेहरे पर दर्द धीरे धीरे जीत की मुस्कान में बदल गया। ग्रेसन फैमिली को गिरते हुए देखकर एमिली ने नोलान को कॉल किया और कहा, तुम्हारे गैजेट्स बेकार हैं। लेकिन जब वह घर पहुंची, उसकी मुस्कान गायब हो गई। रगन उठा हुआ था। वुडन बॉक्स गायब था। सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड बचा था जिस पर लिखा था, डियर एमिली थॉर्न। तुरंत एक कॉल आया। आवाज ने कहा, मेरे पास बॉक्स और अमांडा है। एमिली ने पहचान लिया। टाइलर, डैनियल का क्लासमेट। उसने $5 मिलियन की डिमांड की। अगले दिन एमिली जानबूझकर देर से पहुंची। टाइलर कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके सिर पर गन तान दी गई। वह एमिली थी। उसने उसे फेंस से बांधा, बॉक्स ढूंढा और अमांडा के बारे में पूछा। तभी एक और गन उसके पीछे तानी गई। अमांडा वहां थी और उसने टाइलर को छोड़कर पैसे लेकर चली गई। एमिली खामोश खड़ी रह गई। नोलन को जब बॉक्स के खोने का पता चला, वह घबरा गया और बोला कि अगर बॉक्स बाहर आ गया तो एमिली का सीक्रेट खत्म हो जाएगा। लेकिन रिवेंज में डूबी एमिली ने उसकी वार्निंग इग्नोर कर दी। उसने डैनियल को कॉल किया और पता चला कि वह तादा नाम के जापानी बिजनेसमैन से मिलने वाला है। इस नाम को सुनकर एमिली हल्का मुस्कुराई, क्योंकि वही उसका मेंटर था। पार्टी की रात आई। एमिली पूरी तरह तैयार थी। विक्टोरिया ने डैनियल को एमिली से बात करने को कहा,
लेकिन डैनियल ने बताया कि वह एमिली के साथ पेरिस जाकर सब छोड़ना चाहता है। विक्टोरिया ने कहा कि वह कभी नहीं जाएगी। डैनियल को उस पर विश्वास नहीं हुआ और वह एमिली से बात करने चला गया। एमिली के जवाब ने उसके डाउट्स को और मजबूत कर दिया। इसी बीच ताडा आया और एमिली को बॉक्स वापस दिया और बताया कि उसने उसके प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ समस्याएं पहले ही हैंडल कर ली हैं। पार्टी शुरू हुई। तभी बाहर से एक स्क्रीम आई। सब लोग बीच पर भागे। एक आदमी व्हाइट सूट में जमीन पर पड़ा था। विक्टोरिया रोते हुए उसके पास पहुंची, लेकिन वह डैनियल नहीं था, वह टाइलर था। तभी पीछे से डैनियल खून से सना हुआ बाहर आया। पुलिस पहुंची और डैनियल प्राइम सस्पेक्ट बन गया। एविडेंस के आधार पर उसे बिना बेल के जेल भेज दिया गया। ग्रासन फैमिली ने टॉप लॉयर हायर किया, जिसने इन्वेस्टिगेशन में डैनियल की सिस्टर और डिक्लन पोर्टर को विटनेस के रूप में खोज निकाला। बॉट ने बताया कि एक हुडी पहना हुआ शख्स भागता हुआ दिखा, लेकिन सर्विलांस कैमरे हैक कर दिए गए थे और पार्टी के पहले 3 मिनट लूप पर चल रहे थे। साफ था कि यह एक प्रेमेडिटेड सेटअप था। फिर भी दोनों गवाह यह नहीं बता सके कि सस्पेक्ट मेल था या फीमेल। विक्टोरिया और कॉनरैड के लिए यह मायने नहीं रखता था। जैसे सालों पहले उन्होंने एमिली के पिता को फंसाया था, वैसे ही अब वे अमांडा को स्केपगोट बनाने की योजना बना रहे थे। लॉयर ने चेतावनी दी कि एक ही सस्पेक्ट कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। इसलिए ग्रासन फैमिली ने जैक पोर्टर को टारगेट किया, जो एक रिस्पेक्टेड लोकल था और जिसे डिस्क्रेडिट करना मुश्किल था। उन्हें एक ऐसे पब्लिक वॉइस की जरूरत थी जो लोगों की राय बदल सके। एमिली ने ऑथर का सुझाव दिया, जिसका ऑफिस जल चुका था, और कहा कि वह उसे खुद हैंडल करेगी। शराब में डूबा ऑथर इस मौके पर संभला और बोला कि अगर इससे सच सामने आ सकता है तो वह कुछ भी करने को तैयार है। अमांडा के गायब होने पर वह जैक से जवाब लेने गया, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया गया। जाते समय डेक्लन ने बताया कि उस वक्त बहुत अंधेरा था और उसने किसी को साफ नहीं देखा, और डैनियल की सिस्टर नशे में थी, हो सकता है उसने हेलुसिनेशन देखा हो। इस जानकारी के साथ ऑथर वापस गया और अगली सुबह स्टोरी पब्लिश करने की तैयारी करने लगा। तभी उसके कंप्यूटर पर एक अनोनिमस मैसेज आया, मुझे पता है तुम्हारा घर किसने जलाया। उसने समझा कि यह अमांडा होगी और उसके बारे में पूछा, लेकिन सेंडर ने जवाब नहीं दिया। इंस्टेड उसने डेस्क ड्रॉअर चेक करने को कहा। अंदर उसे अपनी पुरानी वीडियो टेप्स मिली, जिससे उसे एहसास हुआ कि फायर के पीछे विक्टोरिया थी। उधर विक्टोरिया अपने लॉयर से डैनियल को बेल पर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लॉयर ने कहा कि या तो नया सस्पेक्ट ढूंढो या प्रिजन में उसकी जान को खतरे में डालो। विक्टोरिया ने दूसरा ऑप्शन चुना और गार्ड को रिश्वत दी। डैनियल को शावर में बुरी तरह पीटा गया, जिससे जज ने उसे बेल दे दी, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं रही। ऑथर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें बताया गया कि मर्डर वाली रात डैनियल की सिस्टर नशे में थी, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई और ग्रासन फैमिली की इमेज गिर गई। गुस्से में विक्टोरिया ने ऑथर से सामना किया और आर्टिकल वापस लेने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह अब उनके परिवार के लिए काम नहीं करेगा और ग्रासन एम्पायर गिरने वाला है। अब विक्टोरिया ने एक खतरनाक योजना बनाई, डैनियल को कन्विंस करना कि एमिली को फ्रेम करके उसे मेन सस्पेक्ट बनाया जाए, क्योंकि टाइलर की हत्या में इस्तेमाल गन एमिली की थी। इसी दौरान एमिली ने खुद को डिस्गाइज करके विक्टोरिया के एसोसिएट से बार में मुलाकात की। कुछ दिन पहले उसे पता चला था कि विक्टोरिया जैक पॉटर को फंसाने की योजना बना रही है, इसलिए उसने नोलन से जैक को टाउन छोड़ने के लिए कहा। नोलन को पता चला कि जैक क्राइम सीन पर था और उसके पास एक अहम सबूत था, विक्टिम के ब्लड से सनी ग्रे हुडी। एमिली ने जैक को बाहर भेजने और खुद हुडी हासिल करने का प्लान बनाया और फेक ब्रेक इन स्टेज्ड किया, लेकिन घर लौटने पर एमिली को शॉक लगा। डैनियल, जो कोर्ट ऑर्डर के कारण बाहर नहीं जा सकता था, वहीं मौजूद था। उसने बताया कि उसने एमिली को कॉल किया और वरीड होकर रूल तोड़कर उसे ढूंढने आया। तभी पुलिस आ गई और डैनियल को अरेस्ट कर लिया गया। ट्रायल से पहले विक्टोरिया के एसोसिएट को अरेस्ट किया गया और उसकी कार से वही हुडी मिली, जिससे वह मेन सस्पेक्ट बन गया। लेकिन पूछताछ से पहले ही वह मर चुका था और कन्फेशन लेटर छोड़ गया था। विक्टोरिया के इन्फ्लुएंस से डैनियल सभी चार्जेस से बरी हो गया। एमिली हैरान रह गई, क्योंकि उसकी प्लान में यह सडन डेथ शामिल नहीं थी। उसने सर्वेलेंस फुटेज देखी और पता चला कि उस आदमी ने विक्टोरिया को कॉल करके धमकी दी थी कि अगर उसे बचाया नहीं गया तो वह सब एक्सपोज कर देगा। कॉनरैड ने शैडो कॉन्टैक्ट बुलाया और वह आदमी जेल में मार दिया गया। इसी रिकॉर्डिंग से एमिली को यह भी पता चला कि उसके पिता की मौत असल में कवर अप थी और किलर अगले दिन गायब हो गया था। उसे शक हुआ कि कुछ बड़ा छुपाया गया है। शार्लेट के कमरे में उसे अपने पिता की फोटो मिली, जिसमें वह एक नोटबुक पकड़े हुए थे, लेकिन वह नोटबुक उसे कभी नहीं मिली। उसने नोलन से बात की, लेकिन नोलन ने नोटबुक छुपाने की कोशिश की और पकड़ा गया। नोटबुक में सीएम इनिशियल्स थे। रिसर्च से पता चला कि सीएम नाम की एक वुमन उसी साल मरी थी, लेकिन रिकॉर्ड्स में वही वुमन अभी भी जीवित थी। एमिली उसे ढूंढने गई और नोलां की फोटो देखकर सच्चाई समझ आई। सीएम नोलां की गार्डियन थी और उसने नोटबुक उसकी प्रोटेक्शन के लिए छुपाई थी। सीएम पहले ग्रासन फैमिली की अकाउंटेंट थी और उसने उनकी साजिश देख ली थी, लेकिन डेविड क्लार्क को वॉर्न करने से पहले उसकी हत्या कर दी गई। डैनियल ने भी कॉनरैड से सच पूछा और कॉनरैड ने कन्फेस किया कि उन्होंने डेविड को फंसाया था और फैमिली के कई सीक्रेट्स थे। एमिली ने यह सब सुन लिया,
एमिली ने पहले डैनियल को अलग माना था, लेकिन अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डैनियल ने खुलकर झूठ बोला और सारा ब्लेम उस डेड एसोसिएट पर डाल दिया, तो उसके लिए उसके सारे फीलिंग्स उसी दिन खत्म हो गए। उसने डैनियल ग्रेसन को अपने टारगेट लिस्ट में शामिल कर लिया और पूरे ग्रेसन एम्पायर को खत्म करने की कसम खाई। कॉनराड का इंटरव्यू दोबारा देखते हुए एमिली ने एक बूढ़े सिल्वर हेयर्ड आदमी को देखा जो कुछ देर के लिए दिखा था, वही चेहरा जो उसके पिता के साथ मारे गए प्रिजन गार्ड से मिलता था। उसे यकीन हो गया कि वह उसके पिता की मौत से जुड़ा है। उस दिन एमिली कॉनराड के ऑफिस पर नजर रख रही थी, तभी वही सिल्वर हेयर्ड मैन फिर दिखाई दिया। कॉनराड को ट्रैप करने के लिए एमिली ने डैनियल और खुद का एक प्राइवेट वीडियो भेजा। कॉनराड ने सोचा कि वह आदमी उसे स्पाई करके ब्लैकमेल कर रहा है और तुरंत मीटिंग फिक्स कर दी। एमिली एड्रेस लेकर खुद फॉलो करना चाहती थी, लेकिन डैनियल और उसका दोस्त अचानक वेडिंग प्लान्स डिस्कस करने आ गए, जिससे वह निकल नहीं सकी। उसने नोलान को फॉलो करने को कहा। नोलान ने लोकेशन ढूंढ ली। एमिली ने डैनियल को भेजा और खुद निकल पड़ी, लेकिन जब वह मौके पर पहुंची और ब्रेक इन करने लगी, तभी एक महिला ने आवाज लगाई। उसी समय उसे समझ आया कि नोलन ने उसे गलत एड्रेस दे दिया था। असल लोकेशन पर नोला ने खुद को इलेक्ट्रिशियन बनाकर पावर ग्रिड हैक किया और सिल्वर हेयर्ड मैन के अपार्टमेंट में हिडन कैमरा लगा दिया। उधर विक्टोरिया ने पुलिस चीफ से सवाल किया कि कॉनराड अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। उसने खुद ग्रासन ग्लोबल को टिप ऑफ किया था, लेकिन चीफ ने कहा कि सबूत कम है। विक्टोरिया ने डील करते हुए इम्यूनिटी के बदले प्रूफ देने का वादा किया। कॉनराड के सीक्रेट अपार्टमेंट में जाकर विक्टोरिया को दीवार पर लगी वही पेंटिंग मिली जो उसने सालों पहले दी थी। उसने कैनवास काटकर अंदर छुपे इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स ढूंढ निकाले। जब वह घर लौटी, कॉनराड पहले से मौजूद था। उसने चेतावनी दी कि अगर यह एविडेंस नहीं दिया गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन विक्टोरिया ने मना कर दिया। तभी डैनियल भड़क गया और बोला कि उसके पिता कम से कम फैमिली के लिए करते हैं, जबकि वह कुछ नहीं है। अपने बेटे के शब्दों से टूटकर विक्टोरिया ने वह ब्रीफकेस डैनियल को दे दिया, यह देखने के लिए कि वह किसके साथ खड़ा है। डैनियल ने तुरंत कॉनराड को कॉल कर दिया। अपनी ही फैमिली से बेट्रायल देखकर विक्टोरिया टूट गई। इसी दौरान नोला, जिसने अपार्टमेंट में कैमरा लगाया था, फुटेज चेक कर रहा था। तभी उसने देखा कि टाइम स्टैम्प्स रियल टाइम से मैच नहीं कर रहे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सिल्वर हेयर्ड मैन पीछे से आया, उसे बेहोश कर दिया और अबडक्ट कर लिया। उसे नोलन की सच्चाई पहले से पता थी और वह मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहता था। डैनियल वह ब्रीफकेस एमिली के घर लेकर आया और नीचे रख दिया। सुबह एमिली ने शोर मचाया कि सिल्वर हेयर्ड मैन ने केस चुरा लिया है। डैनियल ने कॉनराड को बताया और कॉनराड ने सिक्योरिटी भेज दी। डैनियल के जाते ही एमिली ने छुपा हुआ ब्रीफकेस निकाल लिया, लेकिन फाइल्स एन्क्रिप्टेड थीं। उसने नोलन को कॉल किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ नोला उस आदमी के पास बंधा हुआ था। उसने एमिली की पहचान पूछी। एमिली ने मिलने की शर्त रखी और कहा कि हमारा ब्लड डेट है, तुमने मेरे पिता को मारा। नोलन की जान बचाने के लिए एमिली खुद वहां पहुंची और खुद को सेडेट कर लिया ताकि शक न हो। जब वह जागी, वह उस आदमी के सीक्रेट कंपाउंड में थी। इंटरोगेशन के दौरान उसने उसे गलत एड्रेस देकर दूर भेज दिया, फिर नोलन को छुड़ाया और खुद एक्स लेकर तैयार हो गई। जब सिल्वर हेयर्ड मैन वापस आया, एमिली ने उसे कॉन्फ्रंटेशन में हरा दिया, लेकिन आखिरी मोमेंट पर उसे मारने के बजाय छोड़ दिया। घर लौटकर डैनियल और एमिली के बीच झगड़ा हुआ। एमिली ने थक कर एंगेजमेंट रिंग वापस कर दी और दोनों अलग हो गए। नोलन ने सीक्रेटली एविडेंस पुलिस चीफ के पास पहुंचा दिया, जिससे विक्टोरिया को कोर्ट में टेस्टिफाई करने के लिए प्राइवेट जेट से न्यूयॉर्क भेजा गया। कॉनराड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद प्लेन एक्सप्लोड हो गया और कोई सर्वाइवर नहीं बचा। एमिली अपनी जीत का जश्न मना रही थी, तभी ब्रेकिंग न्यूज देखकर वह टूट गई। उसके लिए रिवेंज खत्म नहीं हुआ था, बल्कि और भारी हो गया। तभी नोला आया और बताया कि उसने फाइल्स क्लोन कर ली थीं और उनमें एक बड़ा सच था। एमिली की मां, जिसे डेड माना जाता था, असल में अभी भी अलाइव है। एमिली ने धीरे से पूछा, क्या उन्होंने मेरी मां को भी मार दिया? नोलन ने जवाब दिया, नहीं, वो जिंदा है।